वॉल्यूम परसेंट का आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आज आपका हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताता है वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में आपको बताता है। क्लियर है? आई होप कि आप वॉल्यूम परसेंट को भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है वो है पीपीएम। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है आपका पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। शायद हमने कंसंट्रेशन टर्म में इसको लिख नहीं पाया था, लेकिन हम लोग यहाँ इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। पीपीएम पार्ट पर मिलियन होता क्या है, तो पहले समझ ले कि पार्ट पर मिलियन होता क्या है। तो जब भी सोल्यूट अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसको हमेशा ही हम लोग पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं, when the solute is present in very small amount, then it is convenient to represent in ppm। तो अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग जनरली पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीपीएम होता क्या है, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन जो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये आपका पार्ट पर मिलियन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। इसे जनरली 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट है इसलिए हमने 11th में से डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो आप पार्ट पर मिलियन भी समझ गए होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं सॉल्यूशन आगे से इस तरह से लिखा करूँगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो ये जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो आप सबको समझ लेना है कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्लियर है? और आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आप इजीली समझ पा रहे होंगे कंसंट्रेशन टर्म को। और कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये पार्ट पर मिलियन हम लोग समझ गए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको और ध्यान से आपको पढ़ना है। और बाकी के टॉपिक को स्किप नहीं करना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से या एक्स बोल सकते हैं, सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो ये सिंपल रेशियो होता है मोल्स, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स का अपन टोटल मोल्स का रेशियो जो होता है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपन टोटल मोल का ये सिंपल रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of that component it is defined as the ratio of moles of that component
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में आपको पता ही है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है सोल्यूट और दूसरा जो होता है आपका सॉल्वेंट। सोल्यूट के मोल को हम लोग ले ले रहे हैं n सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल जो है n मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैंने बताया आपको कि ये सिंपल रेशियो होता है मोल्स ऑफ डेड कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट की, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, तो ये रेशियो हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सिंपल आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा सोल्यूट का। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा किसी भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पे सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, सिमिलरली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ही यूनिटी के इक्वल होता है, और इसे आप देख भी सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ही 1। यानी कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना हो तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा ही यूनिटी के इक्वल होता है, उसे आप देख भी सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस अगर हम लोग रेशियो ले लें यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे भी क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा आपको क्या मिलता है, यूनिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा ही यूनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, आई होप कि ये नोट कर लिए होंगे आप। तो यहाँ हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, the sum of mole fraction of component, the sum of mole fraction of component, the sum of mole fraction of component will always be unity। यानी कि सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा ही यूनिटी के इक्वल होता है। तो आप मोल फ्रैक्शन को समझ गए होंगे
कि कैसे मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सारी चीज़ें, और मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का सम हमेशा ही यूनिटी लेके चलना है। तो अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए तो फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा 1 से माइनस कर लेना है। तो आपको सॉल्यूट का अगर आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया तो आपको सॉल्वेंट का चाहिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वहाँ से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। तो आई होप कि मोल फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का। क्लियर है? अगर कोई गैसेस, अगर हम लोग बात करें फॉर गैसेस मिक्सचर के लिए, फॉर गैसेस मिक्सचर के लिए अगर हम लोग बात करें तो मान लो 3 गैसेस का मिक्सचर है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, और इसके मोल से Na, इसके मोल से Nb, इसके मोल से Nc। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सी की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सी अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। और जैसे कि आपने पहले भी आपने देखा था और मैंने बताया भी था आपको कि कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा ही यूनिटी के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कर देना है कि अगर आपसे बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आप क्या किए कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर दो ही कंपोनेंट होंगे, सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे तभी आप ऐसा कर सकते हैं। 2 से अगर ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, अगर आपसे बी और सी का मोल फ्रैक्शन पता है और ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जब भी 1 से ज़्यादा कंपोनेंट, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तो 1 से सेकंड को माइनस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, जो बाकी कंपोनेंट है उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो किसी भी मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी गैसेस मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो जरूरी नहीं कि 2 ही कंपोनेंट हो, 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं कंपोनेंट। तो फॉर्म सेम ही लगेगा, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन